गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज का मेरा विषय है 2019 एग्ज़ाम के टॉपर्स बच्चे की कॉपी। तो आइए हम लोग देखते हैं टॉपर्स ऐसा क्या करते हैं कि वो टॉपर बनते हैं। तो इतना याद रख लीजिए कि हमें पढ़ने के साथ साथ, याद करने के साथ साथ अपनी राइटिंग भी सुधारनी है। प्रश्न वैसे ही पूछा जाता है जैसा कि प्रैक्टिस करवाया जाता है। पहले एक गद्यांश का प्रश्न होगा। इस तरह से देखिए, 4 खंड होते हैं। 4 खंडों में खंड नंबर का में एक गद्यांश दिया गया, अपठित गद्यांश, जो कि कहीं से भी उठाकर दिया जा सकता है। किसी की जीवनी दी जा सकती है, किसी का सामाजिक, राजनीतिक, निबंध या किसी भी विषय से गद्यांश लिया जा सकता है। तो हम लोग देखते हैं महात्मा गांधी के बारे में लिखा है, ठीक है। ये हमारी पुस्तक में नहीं है। इसे पढ़ करके 20 शब्दों में आंसर लिखना है। महात्मा गांधी ने कोई 12 साल पहले कहा था, ठीक है। ये पूरा गद्यांश है। मैं बुराई करने वाले को सजा देने का उपाय ढूंढने लगूं तो मेरा काम होगा उनसे प्यार करना और धैर्य तथा नम्रता के साथ उन्हें समझा करके सही रास्ते पर ले आना। इसलिए असहयोग या सत्याग्रह घृणा का गीत नहीं है। असहयोग का वास्तविक बुराई करने वालों से नहीं, बल्कि बुराई से असहयोग करना है। आगे है, आपके असहयोग का उद्देश्य बुराई को बढ़ावा देना नहीं। अगर दुनिया बुराई को बढ़ावा देना बंद कर दे तो बुराई अपने लिए आवश्यक पोषण के अभाव में अपने आप मर जाएगी। अगर हम यह देखने की कोशिश करें कि आज समाज में बुराई है, उसके लिए खुद हम कितने जिम्मेदार हैं, तो हम देखेंगे कि समाज में बुराई कितनी जल्दी दूर हो जाती है। लेकिन हम प्रेम की एक अनूठी झूठी भावना में पढ़ करके इसे सहन करते हैं। मैं उस प्रेम की बात नहीं करता जिसे पिता अपने गलत रास्ते पर चल रहे पुत्र पर मोहांध होकर के मोह के अंधे में होकर के क्या करता है, मोहांध होकर के बरसाता चला जाता है, उसकी पीठ थपथपाता है। और ना मैं उस पुत्र की बात कर रहा हूँ जो झूठी पितृभक्ति के कारण अपने पिता के दोषों को सहन करता है। मैं उस प्रेम की चर्चा नहीं कर रहा हूँ, मैं तो उस प्रेम की बात कर रहा हूँ जो विवेक युक्त हैं, बुद्धिमान तो हैं पर बुद्धि युक्त हैं, और जो एक भी गलती की ओर से आंख बंद नहीं करता या सुधारने वाला प्रेम है। तो कहने का तात्पर्य ये है, बुद्धिमान हैं परंतु जहाँ गलत हो रहा है उसे सुधारने का प्रयास नहीं करते, ठीक है। और अगर बुद्धिमान हैं, आंख बंद नहीं करते हैं, उसे सुधारने का प्रयास करते, तो वही प्रेम है। गांधी जी उस प्रेम की बात कर रहे हैं, ना कि पुत्र का बेटे के प्रति प्रेम, ना बेटे का पुत्र के प्रति प्रेम। ऐसे प्रेम की बात नहीं कर रहे हैं। गांधी जी बुराई करने वाले को किस प्रकार सुधारना चाहते हैं? तो आंसर बच्चे ने क्या लिखा है, बुराई करने वाले को प्यार करना चाहते थे तथा धैर्य और नम्रता के साथ समझाकर उन्हें सही रास्ते पर लाना चाहते थे। इसी पैराग्राफ से आंसर लिखना होता, कहीं और से नहीं बच्चों। बुराई को कैसे समाप्त किया जा सकता है? अगर दुनिया बुराई को बढ़ावा देना बंद कर दे तो बुराई के लिए आवश्यक पोषण के अभाव में अपने आप बुराई मर जाएंगे, आप मर जाएंगे और बुराई समाप्त हो जाएगी। तो कौन मर जाएगा? बुराई अपने आप ही मर जाएगी, ठीक है। यहाँ देखिए, अगर हम देखते हैं पोषण के अभाव में अपने आप मर जाएंगे, अगर इसका हम अर्थ निकालेंगे तो अर्थ ये हो जाएगा कि व्यक्ति अपने आप मर जाएंगे। लेकिन यहाँ पर सेंस लगाकर हम क्या कहेंगे, बुराई अपने आप मर जाएगी। ये बच्चे ने गलत लिखा है, ठीक है। अगर इसे आप सुधार कर लिखते हैं तो और भी अच्छा होगा और बुराई समाप्त हो जाएगी।
आगे है अगला प्रश्न है बच्चा, तीसरा है प्रेम के बारे में गांधी जी के विचार स्पष्ट कीजिए। तो गांधी जी के विचार क्या थे, आइए हम लोग देखते हैं। गांधी जी कहते हैं कि प्रेम की एक झूठी भावना में पड़ करके हम बुराई सहन करते हैं। वह उस प्रेम की बात नहीं कर रहे हैं जिसे पिता गलत रास्ते पर चल रहे अपने पुत्र की पीठ थपथपाता है। वह उस प्रेम की बात कर रहे हैं जो विवेक युक्त यानी बुद्धिमान युक्त बुद्धि से युक्त है और एक गलती की ओर से भी आंख बंद नहीं करता, यानी कहीं कोई भी गलत हो उस गलत को देख करके उसके तरफ उंगली उठाता है, आवाज़ उठाता है, उससे सुधारने का प्रयास करता है। ठीक है, उस प्रेम की बात कर रहे हैं हम। अगला प्रश्न है बच्चा, असहयोग से क्या तात्पर्य है। तो असहयोग से क्या तात्पर्य है, यहाँ देखिए। असहयोग का मतलब बुराई करने वालों से नहीं बल्कि बुराई से असहयोग करना, यानी बुराई का साथ नहीं देना है। अगला है उपयुक्त पाठ का शीर्षक क्या होना चाहिए। तो गांधी जी के विचार होने चाहिए। ठीक है, गांधी जी ने ही तो अपने विचार व्यक्त किए हैं, तो उपयुक्त शीर्षक क्या होना चाहिए। प्रश्न क्या था, उपयुक्त गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक क्या है, तो गांधी जी के विचार शीर्षक हैं। अब आप ध्यान देंगे ये कितने नंबर के हैं। टोटल 3 प्रश्न तो 2-2 नंबर के हैं, बाकी 2 प्रश्न कितने नंबर, 1-1 नंबर के। तो कितने हो गए, 5 नंबर का अपठित गद्यांश आता है। अगला प्रश्न क्या है, गद्यांश को भली भांति पढ़े और उसकी विषय वस्तु को समझे। ये समझाया जा रहा आपके लिए है, समझे। इसके पश्चात क्रमानुसार प्रश्नों के उत्तर देना प्रारंभ करें। क्रम के अनुसार आंसर लिखना है, याद रखिएगा। ये नहीं कि पहले का लिख दिया तो फिर खा, फिर घा, फिर गा, इस तरह से नहीं। ठीक है, का, खा, गा, घा, इस तरह से ही लिखना है। ये नहीं कि आप यहाँ का आंसर उठा के लास्ट में लिख दीजिए। सारे प्रश्न हल करने के बाद का आंसर लिखा और खा लास्ट में लिख दिया, गा बीच में लिख दिया, नहीं। एक प्रश्न आपने नंबर डाला, उसके का, खा, गा, घा, गा पूरे एक साथ ही। ठीक है, आगे है प्रश्नों के उत्तर सटीक, सारगर्भित तथा गद्यांश में वर्णित तथ्यों के अनुरूप होना चाहिए। याद रखिएगा बच्चों कि हमें आंसर कहीं और से नहीं लाना है, इसी गद्यांश के आधार पर ही आंसर देना है, नहीं तो प्रश्न का उत्तर गलत हो जाएगा। उत्तर लिखने के दौरान गद्यांश की भाषा ज्यों की त्यों नहीं लिखनी चाहिए। जैसे ऊपर गद्यांश में लिखा वैसी ही भाषा नहीं लिखनी चाहिए, उसमें से शब्दावली निकाल करके अपना वाक्य बनाकर लिखना चाहिए, बल्कि अपने शब्दों में उत्तर देने का प्रयास करना चाहिए। अपनी तरफ से कोई भी तथ्य जोड़कर उत्तर देना अनुचित है। अलग से कोई कहानी बनाकर उत्तर देना गलत है। जैसा हमने बताया, कहीं से उत्तर नहीं लाना, शब्दावली उसी में से निकालनी, सेंटेंस अपने बनाने होते हैं। शीर्षक चयन के दौरान गद्यांश को यानी कि विषय वस्तु का ध्यान में रखना चाहिए। उसके विषय क्या है, सिर्फ किस विषय पर लिखा गया है, उस विषय को ही ध्यान में रख करके उसका शीर्षक निकाला जाता है, याद रखिएगा। आगे बच्चों, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर शब्दों में लिखिए। तो यहाँ ये पद्यांश दे दिया गया है। ठीक है, कविता दी जाती है। कविता का अब की बार अब नहीं पूछा जाता है कविता, हाँ अगर पूछ भी ली जाती है तो पहले क्या था बच्चों, पहले होता था कि 2 कविता पूछी जाती थी और मतलब 2 अपठित गद्यांश, 2 अपठित काव्यांश पूछा जाता था। अब ऐसा नहीं है। ठीक है, अब एक ही पूछा जाता है, लेकिन अब की बार जो हो रहा है वो अपठित गद्यांश ही पूछा जाएगा, काव्यांश नहीं। ठीक है, फिर भी बता दे रही हैं, तुम्हारी निश्चल आंखें तारों से चमकती हैं मेरे अकेलेपन की रात के आकाश में। प्रेम पिता का दिखाई नहीं देता, जरूर दिखाई देती होगी नसीहतें, यानी पिता पुत्र को क्या नसीहत देता वही दिखाई देती है। नुकीले पत्थरों से दुनिया भर के पिताओं की लंबी कतार में पता नहीं कौन सा कितना करोड़वां नंबर है मेरा, यानी कितने पिता हुए, कितने पुत्र हुए, पता नहीं पुत्र की
कहते हैं लाइन में मैं किस नंबर का पुत्र हूँ। पर बच्चों के फूलों वाले बगीचों की दुनिया में तुम अव्वल हो पहली कतार में मेरे लिए। अब हर पुत्र पिता के लिए हर कतार की पहली लाइन अपना बच्चा होता है। आगे है, मुझे माफ़ करना, क्या कहा जा रहा है कि मुझे माफ़ करना, मैं अपनी मूर्खता और प्रेम में समझता था मेरी छाया के तले ही सुरक्षित रंग बिरंगी दुनिया होगी तुम्हारी। अब जब तुम सचमुच की दुनिया में निकल गई हो मैं खुश हूँ सोच करके। ठीक है, अब यहाँ क्या है कि मेरी भाषा के अहाते से परे हैं तुम्हारी परछाई। बेटा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? बच्चे माता पिता की उदासी में उजाला भर देते हैं। यह भाव किन पंक्तियों में आया है? तो बच्चा आंसर क्या लिखा है? बच्चे का माता पिता की उदासी में उजाला भर देते हैं। देने का भाव निम्नलिखित पंक्ति में आया है। अब किस पंक्ति में आया है? ठीक है, ये है, तुम्हारी निश्चल आंखें तारों सी चमकती हैं मेरे अकेलेपन की रात के आकाश में। अगली पंक्ति क्या है? इसमें ये दोनों पंक्तियां इसमें हैं। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? प्रायः बच्चों को पिता की सीख कैसी लगती है? तो आंसर खा वाला देखिए, बच्चों को माता पिता की सीख नुकीले पत्थरों जैसी लगती है। माता पिता गा वाला प्रश्न है, माता पिता के लिए अपना बच्चा सर्वश्रेष्ठ क्यों होता है? तो आंसर बच्चों ये है, माता पिता के लिए अपना बच्चा सर्वश्रेष्ठ इसलिए होता है क्योंकि दुनिया भर में पिताओं की लंबी कतार है और उन्हें अपनी संतान करोड़ों नंबर के बाद मिलती है और बच्चों की दुनिया में अपने बच्चों का स्थान सर्वश्रेष्ठ होता है। याद रखिएगा, आंसर कभी रटा नहीं जाता है, आंसर गद्यांश पद्यांश पढ़ करके स्वयं से लिखा जाता है। अगला प्रश्न है बच्चों, घा कवि ने किस बात को अपनी मूर्खता माना है और क्यों? तो घा वाला आंसर देखते हैं क्या है। कवि को ऐसा लगता है या ऐसा प्रतीत होता या ऐसा लगता है कि उसके सानिध्य यानी उसके पास तथा उसकी छत्र छाया में ही उसके बच्चे का जीवन और उसकी रंग बिरंगी दुनिया सुरक्षित है। कभी भी याद रखिए, सुरक्षित अभी बताते हैं, इस बात की कवि ने अपनी मूर्खता बताया है। अब इतना सोच लीजिए, हर माता पिता अपने बच्चों को अपनी सुरक्षा में ही रखना चाहता है। वो सोचता है कि हमारे पास हैं तो सुरक्षित हैं, दुनिया कैसी है पता नहीं क्या उसका होगा। तो माँ बाप की ये उसकी मूर्खता होती है इस पैराग्राफ के अनुसार, इस चैप्टर के अनुसार। अगला प्रश्न क्या है? भाव स्पष्ट कीजिए, प्रेम पिता का दिखाई नहीं देता। ठीक है, क्या है? प्रेम पिता का दिखाई नहीं देता। इस पंक्ति का यह अर्थ है कि पिता अपने बच्चे के भले के लिए कभी कभी उसकी नसीहतें देते हैं या डांट भी देते हैं, यानी उसको नसीहत भी देते हैं, डांट भी देते हैं, परंतु बच्चों को पिता की इस डांट में उनका प्रेम नहीं दिखाई देता है। बच्चे पिता से क्रोधित हो जाते हैं। इसमें भी बच्चों प्रश्न देखिए कैसे है। शुरू के 3 आंसर जो प्रश्न हैं 1-1 नंबर के हैं, लास्ट के 2 प्रश्न कितने के हैं? 2-2 नंबर के हैं बच्चों। ठीक है, आगे है विद्यार्थियों के सुझाव के लिए। अब यहाँ पर है, सर्वप्रथम काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें, उसके मूल भाव को समझने का प्रयास करें, इसके पश्चात इसके बाद ही प्रश्नों के उत्तर दें। उत्तर ध्यान रखिएगा बाहर कहीं से और नहीं, इसी पद्यांश के आधार पर ही देना है। उत्तर सटीक होना चाहिए, काव्यांश पर आधारित होना चाहिए। शीर्षक जैसा कि गद्यांश में था, विषय क्या है लिखने का, वही ही विषय इसमें भी ध्यान देना चाहिए। आगे है बच्चों खंड खा। अब याद रखिए, खंड का 10 नंबर का था, खंड खा कितने नंबर का है? पहला प्रश्न क्या है?
बाल गोविंद, यहाँ देखिए, बाल गोविंद जानते हैं कि बुढ़ापा आ गया है। ठीक है, बाल गोविंद जानते हैं कि बुढ़ापा आ गया है। निर्देशानुसार उत्तर लिखना है। अब आश्रित उपवाक्य छांट कर इसके भेद लिखिए। ठीक है, अब आंसर आश्रित उपवाक्य, अब बुढ़ापा आ गया है। ठीक है, ये आश्रित उपवाक्य है। और उसका भेद क्या है? संज्ञा आश्रित उपवाक्य। ठीक है, संज्ञा कैसे है आप याद रखिए, ये बाल गोविंद भगत संज्ञा है। ठीक है, क्या है? बाल गोविंद भगत संज्ञा है, तो ये संज्ञा है। जानते हैं कि बुढ़ापा आ गया है। ठीक है, अब बुढ़ापा आ गया है, ये क्या है? उपवाक्य है, और बाल गोविंद भगत संज्ञा है। अगला है, मॉरिशस की स्वच्छता देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य में बदलिए। ठीक है, सरल वाक्य है लेकिन इसे हमें मिश्रित वाक्य में बदलना है। जब मैंने मॉरिशस की स्वच्छता देखी तब मेरा मन प्रसन्न हो गया। मिश्रित वाक्य है, जब और तब, एक दोनों दूसरे पर आधारित, यानी जब और तब से वाक्य जुड़ रहा है। अगला प्रश्न है बच्चों, गुरुदेव आराम कुर्सी पर लेटे हुए थे और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले रहे थे। तो वाक्य सरल है या क्या है? और से शब्द जुड़ा हुआ है, इसलिए संयुक्त वाक्य है। अब इसे सरल वाक्य में बदलना है, और को हमें हटा देना, सरल वाक्य बनाना है। तो बच्चे ने क्या लिखा है? गुरुदेव आराम कुर्सी पर लेट करके प्राकृतिक सौंदर्य का आराम ले रहे थे, आनंद ले रहे थे। ठीक है, अब ये प्रश्न पूरे कितने नंबर का है? यहाँ देखिए, एक प्रश्न 3, यानी 3 प्रश्न हैं और उसमें से एक प्रश्न है, यानी एक नंबर का है। आगे है बच्चों, निर्देशानुसार वाक्य बदलना है। ठीक है, यहाँ निर्देशानुसार कुछ प्रश्न है जो बड़ा ही धुंधला है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं। निर्देशानुसार वाक्य बदलना है। मई महीने में शीला अग्रवाल को कॉलेज वालों ने नोटिस थमा दिया। शीला अग्रवाल महादेवी वर्मा वाले चैप्टर से हैं। ठीक है, एक कहानियाँ भी तो उसका चैप्टर से है। शीला अग्रवाल वहाँ की प्रिंसिपल थी, हिंदी की प्राध्यापिका थी, आप जानते ही हैं। तो इसे हमें किस में बदलना? कर्मवाच्य में बदलना है। तो बच्चे ने क्या लिखा है? मई महीने में कॉलेज वालों के द्वारा शीला अग्रवाल को नोटिस थमा दिया गया। ठीक है, जब हम कर्म में बदलते हैं तो के द्वारा लगा देते हैं, याद रखिएगा। आगे है, अगला प्रश्न क्या है? देशभक्तों की शहादत को आज भी याद किया जाता है, किस में बदलना? कृतवाच्य में बदलना है। अब कृतवाच्य में यहाँ पर बदलना है हमें, तो क्या करना होगा? देशभक्तों की शहादत, क्या लिखा है बच्चों ने? देशभक्तों की शहादत आज भी याद की जाती है, यानी याद की जाती है। अगला प्रश्न है, खबर सुनकर वह चल भी नहीं पा रही थी। ठीक है, अब आगे क्या है? खबर सुनने के कारण उससे चला भी नहीं जा रहा था, ये भाववाच्य में बदला गया है। चला भी नहीं जा रहा था भाववाच्य में। अगला किस में बदलना है? जिस आदमी ने पहले पहल आग का आविष्कार किया होगा वह कितना बड़ा आविष्कर्ता होगा। तो कृतवाच्य में बदलना है। कृतवाच्य में बच्चे ने क्या बदला है? पहले पहल आग का आविष्कार करने वाला आदमी कितना बड़ा आविष्कर्ता होगा। ठीक है, एक कृतवाच्य में हो गया। हर एक प्रश्न कितने नंबर के थे? एक नंबर के थे, 4 नंबर इसमें हो गया। ग्रामर में पूरा नंबर पाने का चांस होता है, इसलिए एक भी नंबर गंवाने की कोशिश मत कीजिएगा। अगला है बच्चों, रेखांकित पदों का पद परिचय दीजिए। पद परिचय, जिसमें आप संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और लिंग, वचन, कारक, ये सब जो याद करते हैं 6th, 7th, 8th में पढ़ा जाता है, लेकिन 9th और 10th में इसका प्रयोग किया जाता है। सेंटेंस है, अपने गांव की मिट्टी छूने के लिए मैं तरस गया। 4 जगह अंडरलाइन किया गया है, गांव की मिट्टी, मैं तरस गया।
इन चारों को एक एक नंबर में डिवाइड किया गया है। चारों का पद परिचय दिया गया है। गांव की मिट्टी, ठीक है। अब यहाँ देखिए गांव की लगा दिया गया है। गांव में क्या है? गांव क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। संज्ञा। संबंध कारक, ये की लगा है, षष्ठी विभक्ति, आप जानते ही हैं षष्ठी विभक्ति संबंध है कारक में, तो की लगा है, की षष्ठी विभक्ति का ही चिन्ह है संबंध कारक। गांव की एक ही गांव है इसलिए एक वचन, गांव पुल्लिंग है इसलिए पुल्लिंग। ये चार चीज़ें लिखनी होती हैं, संज्ञा, कारक, वचन और लिंग। ये चार चीज़ें ही ध्यान में रखिएगा। आगे है अब मिट्टी। मिट्टी क्या है बच्चों? ठीक है, मिट्टी में देखेंगे मिट्टी जातिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, ठीक है। कौन सी है? अब मिट्टी, मिट्टी के आगे अगर हम देखते हैं कौन सा कारक है, मिट्टी छूने के लिए, ठीक, मिट्टी छूने के लिए। अगर हम देखें के लिए किसका चिन्ह है? संप्रदान, संप्रदान चिन्ह है इसलिए ये जो है कौन सी विभक्ति होगी? संप्रदान हो सकता है। संप्रदान बच्चे ने नहीं लिखा है, ठीक है, लेकिन एक वचन लिख दिया है, फिर भी उसे पूरा नंबर मिला है। एक ऑप्शन छूट जाने पर नंबर नहीं कटता है, याद रखिएगा। अगर आप 4 उसके बारे में लिख देते हैं, 3 लिख देते हैं, तो भी नंबर पूरा का पूरा मिलेगा। अगला प्रश्न है मैं। मैं क्या है? मैं अंडरलाइन था वहाँ पर, ये भी अंडरलाइन है। उत्तम पुरुष, ये सर्वनाम है मैं, उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम है, ठीक है। ये व्यक्तिवाचक सर्वनाम के अंतर्गत है। व्यक्तिवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। इसमें मैं कहने वाला वक्ता होता है जिसे हम उत्तम पुरुष नाम से संबोधित करते हैं। कहने वाला पुल्लिंग है, एक वचन है और कर्ता कारक है। तरस गया आकर्मक क्रिया है, ठीक है, और भूतकाल है। इसमें जब क्रिया की बात कही गई जा रही हो तो उसमें सिर्फ काल देखा जाता है, सकर्मक है, आकर्मक है, ये देखा जाता, 2 ही चीज़ें लिखी जाती हैं। तो एक एक नंबर का अगर देखें तो कितने नंबर हो गए? 4 नंबर, ठीक है, जबकि यहाँ पर 4 नंबर के हो गए। अगला है रस। रस की बात करते हैं बच्चों। रस में रस क्या है? परिभाषा, उसके भेद, हर एक भेद के अस्थाई भाव और उसके अनुभाव, संचारी भाव, विभाव, ये सारी चीज़ें याद की जाती हैं। कोई पंक्ति दे दिया जाता है, उसमें रस पूछ लिया जाता है। तो यहाँ ध्यान से देखिए क्या है पूछा गया है। रति किस रस का अस्थाई भाव है? तो श्रृंगार रस का अस्थाई भाव है। करुण रस का अस्थाई भाव क्या है? करुण रस का अस्थाई भाव शोक है। हास्य रस का एक उदाहरण लिखिए। कोई भी हंसने वाली चीज़ें, शीश पर गंगा हंसे भुजंग भूषंगा हंसे, हास का ही दंगा भयो, नंगा के विवाह में, कोई भी चीज़ें कह सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो यहाँ बच्चे ने क्या लिखा है हास रस में? हास रस का एक उदाहरण, सर कंधे से हाथ पांव मटके, जैसो पेट, पिचके पिचके गाल दो, मुँह तो देखो इंडिया गेट। ये भी हंसने वाली बात ही है, कविता में ही लिखी गई। याद रखिएगा, कोई भी बातें अपने आप से बनाकर कविता नहीं लिखी जाती हैं, कहीं से हमें बुक से या कहीं पढ़ा हुआ ही, या फिर कोई काव्य पंक्ति हो जिसमें हंसने का भाव हो, वही ही लिखा जाता है बच्चों। आगे है, हम देखते हैं इसमें एक पंक्ति दे दी गई है। पंक्ति में क्या है? निम्नलिखित पंक्तियों में रस पहचान कर लिखे। मैं सत्य कहता हूँ सखी सुकुमार, मत मानो जो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। क्या है इसमें? लग रहा है वीरता, यानी अपने आप को बलवान कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ वीर रस है। इस तरह से काव्य की पंक्तियों में पहचान करके लिखा जाता है। आगे है बच्चों खंड गा। 2 खंड हो गया है, तीसरा है। तीसरा चैप्टर, तीसरा हमने पहले ही कहा था कि हमारा जो पहला चैप्टर है नेताजी का चश्मा। नेताजी का चश्मा बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अब यहाँ जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। हालदार साहब उस मूर्ति के बारे में सोचते ही रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुँच गए कि
कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया चश्मा दूसरा है। अब इसी के आधार पर हमें आंसर बताना है प्रश्न क्या पूछा गया है। हालदार साहब को कस्बे के नागरिकों का कौन सा प्रयास सराहनीय लगा? तो कौन सा प्रयास लगा था, आप खुद सोचिए। आंसर देखिए। जब हालदार साहब चौराहे पर रुकते तो वहाँ लगी नेताजी की सुभाष चंद्र मूर्ति यानी बोस की मूर्ति को देखा करते थे। मूर्ति तो संगमरमर थी परंतु उस पर चश्मा असली लगा था। उन्हें लगा कि शायद मूर्तिकार चश्मा बनाना भूल गया और वहाँ के नागरिकों ने असली चश्मा लगा दिया। ठीक है, हालदार साहब को यही प्रयास सराहनीय लगी थी। ठीक है, आगे है बच्चों, क्या प्रश्न पूछा गया है। देशभक्ति की आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। इस पंक्ति में देश और लोगों की किन स्थितियों की ओर संकेत किया गया है, जरा बताइए आप, किन स्थिति की तरफ। याद रखिएगा पंक्ति यही होगी परंतु आंसर हमें उसी इर्द अपनी बुक से, अपनी किताब के इर्द गिर्द से अपने आप से विचार व्यक्त करने होते हैं आंसर में। ज़रूरी नहीं है कि इस पंक्तियों को ही पढ़ करके इसका आंसर इसमें मिल जाए, नहीं मिलता है आंसर। क्यों? क्योंकि हम इसके भाव, कभी ऐसा कह रहा तो क्यों कह रहा वो लिखना पड़ता है हमें। ठीक है, इसलिए हमें आंसर इसमें नहीं मिलते। इसमें सिर्फ हमें एक संकेत मिलता है आंसर लेने का। हम उसे आंसर अपनी भावनाओं के आधार पर निकालते हैं। जैसे इसमें देखिए, इस पंक्ति में यह बताया गया है कि आजकल लोगों के मन में देशभक्ति के लिए सम्मान की भावना नहीं रही। आजकल लोग देशभक्ति को भूलते जा रहे हैं। इतना और ध्यान रखिएगा, प्रश्नों के द्वारा हम आंसर को बढ़ा सकते हैं। पहले प्रश्नों से ही हम आंसर बनाते हैं। ठीक है, प्रश्न के को ले करके उसे आंसर में कन्वर्ट करते हुए बनाते हैं। जैसे यहाँ तक तो देखिए नहीं रही, यहाँ तक तो उससे प्रश्न ही चल रहा था। अब इतना आंसर हमारा बढ़ गया क्योंकि 20 शब्दों में हमें लिखना होता है। आजकल लोग देशभक्ति को भूलते जा रहे हैं। वे देशभक्ति को पागलपन कहते हैं और देशभक्तों को पागल। उनके लिए देशभक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, केवल अपना स्वार्थ महत्वपूर्ण है। अब याद रखिएगा, यहाँ चैप्टर अगर हम देखते हैं ये पैराग्राफ, तो पागल है पागल कहीं नहीं लिखा है। पागल है पागल पान वाले ने मजाक उड़ाया था। ठीक है, और पागल कहा था। उस पागल शब्द को, उसका मजाक उड़ाने शब्द को इसमें हम ला करके प्रयोग कर दिए हैं और प्रयोग किया भी जाता है। आगे अगला प्रश्न क्या है। दूसरी बार मूर्ति देखने पर हालदार साहब को उसमें क्या परिवर्तन दिखाई दिया? तो क्या परिवर्तन दिखाई दिया था? दूसरी बार देखने पर लेखक की मूर्ति की आंखों पर नया चश्मा लगा हुआ मिला। यही परिवर्तन था उसमें। इसे और भी बढ़ाया जा सकता था, लेकिन बढ़ाया क्यों नहीं बच्चे ने? क्योंकि 1 नंबर का था। 1 नंबर को ज़्यादा से ज़्यादा 10 शब्दों में, 10 से 15 शब्दों में लिखते हैं, लेकिन जो 2 नंबर का होता है वो 20 शब्दों में। ठीक है, तो 2 के आगे 0 लगा दीजिए, 1 के आगे 0 लगा दीजिए। 1 नंबर का 10 शब्दों में, 2 नंबर का 20 शब्दों में, इसलिए बच्चे ने नहीं बढ़ाया। अब यहाँ देखिए 2, 2, 4, 1, 5, 5 नंबर का तो एक गद्यांश पूछा गया है। आगे क्या है, आपके इसी पुस्तक के, गद्य पुस्तक के आधार पर ही, गद्य खंड के आधार पर ही 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और जिसमें से 2 करने होंगे, यानी हर एक प्रश्न 2-2 नंबर के होंगे। 4 प्रश्न होंगे, 2-2 नंबर के होंगे। तो क्या है ये 2-2 नंबर के प्रश्न बच्चों? देखते हैं। बाल गोविंद भगत पाठ में किन सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार किया गया है? तो सामाजिक रूढ़ी क्या है? बाल गोविंद भगत पाठ में बाल गोविंद भगत ने अपनी पुत्र वधू से अपने बेटे को मुखाग्नि दिलाई थी। जैसा कि आप जानते हैं, कोई स्त्री अपने पति को अग्नि नहीं देती है मृत्यु के बाद, परंतु भगत ने उन्हें अग्नि दिलवाई थी। अंतिम संस्कार करने की आज्ञा नहीं दी जाती है। भगत ने उन्हें उसके पश्चात
अपनी पुत्रवधू का पुनर्विवाह करने का निश्चय किया, जबकि समाज में विधवा स्त्री के पुनर्विवाह का प्रचलन नहीं है। जब ये रचना लिखी गई थी तो पुनर्विवाह का प्रचलन नहीं था। आगे है बच्चों, क्या है आगे? दूसरा प्रश्न क्या है? महावीर प्रसाद द्विवेदी शिक्षा प्रणाली में संशोधन की बात क्यों करते हैं? ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, नेताजी के चश्मा पाठ से 5 नंबर का पहले भी पूछा जा चुका है, इसीलिए इसमें एक भी नंबर का प्रश्न इसमें नहीं पूछा गया है। हर प्रश्न 2-2 नंबर के हैं, 20-20 शब्दों में, 20 से 25-30 शब्दों में लिखना होता है और लिखा भी जाता है। ठीक है, तो आगे क्या है? खावाला, महावीर प्रसाद द्विवेदी शिक्षा प्रणाली में संशोधन की बात क्यों करते हैं? तो हर चैप्टर का आंसर कहाँ से याद करना होगा? पाठ्य पुस्तक पर आधारित आंसर याद करना होगा। तो ज़्यादातर हमें पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न उत्तर का आंसर ही याद करना है। आगे है खावाला, देखते हैं। स्त्री शिक्षा विरोधियों ने जब प्राचीन काल में स्त्रियों के लिए क्या किया? कोई शिक्षा प्रणाली ना बता करके स्त्रियों को शिक्षित करने के लिए रोका, तब महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि अतीत में स्त्रियों की कोई शिक्षा प्रणाली नहीं, तो क्या हुआ? आज के युग में स्त्रियों को शिक्षा की आवश्यकता है और शिक्षा प्रणाली संशोधन के बाद शिक्षा और पुरुष दोनों की शिक्षा प्राप्त कर सकें, यानी दोनों ही शिक्षा प्राप्त कर सकें। तो ये उनकी चैप्टर से लिया गया है। आगे है बच्चों, क्या प्रश्न पूछा है? काशी में बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खां एक दूसरे के पूरक हैं, कथन का क्या आशय है? बिस्मिल्लाह खां चैप्टर से लिया गया है ये। ठीक है, इबादत में से। तो हम लोग देखते हैं स्त्री शिक्षा, ये तो हो चुका है गावाला। हाँ, इस कथन से यह आशय है कि काशी के बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खां एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, क्योंकि बिस्मिल्लाह खां के दिन की शुरुआत बाबा विश्वनाथ के मंदिर की ड्योढ़ी यानी दरवाजे से पर शहनाई बजाने से होती है। आप जानते हैं, कहानी अगर पढ़ा होगा तो ध्यान होगा कि बिस्मिल्लाह खां बाबा विश्वनाथ के मंदिर में जाकर के प्रतिदिन शहनाई बजाते थे और सुबह सुबह वहीं पर रियाज किया करते थे। एक मुस्लिम होते हुए भी वो वहाँ पर शहनाई बजाना बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए यहाँ से पता चल रहा है कि उनके दिन की शुरुआत कहाँ से होती है? बाबा विश्वनाथ के मंदिर से होती है। यदि वे काशी से बाहर होते हैं तो वे अपनी शहनाई का प्याला विश्वनाथ मंदिर की ओर करके ही बजाते हैं। अगर मान लीजिए कि वो बाहर हैं और मंदिर नहीं जा पाए, उनके दरवाजे पर शहनाई नहीं बजा पाए, तो वो दुनिया में जहाँ कहीं होते थे, मंदिर किधर है उस मंदिर की तरफ ही मुँह करके बजाते थे। सफलता और ऊंचाई प्राप्त करने के बाद भी वे काशी और विश्वनाथ मंदिर छोड़कर नहीं गए। ठीक है, अक्सर देखा जाता है तो व्यक्ति जहाँ से सफलता पाता है उसे फिर बाद में भूल जाता है, सफल होने के बाद, ऊंचाइयों पर पहुँचने के बाद। परंतु बिस्मिल्लाह खां प्रतिदिन रियाज किया करते थे, अपने प्रैक्टिस को नहीं छोड़ते थे और वो भी काशी विश्वनाथ मंदिर में अंत तक ये ऐसा करते ही रहें। अगला प्रश्न है, क्या है? अगला प्रश्न है, वर्तमान समाज को संस्कृत कहा जा सकता है या सभ्य? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो वर्तमान समाज को संस्कृत कहा जा सकता है या सभ्य? तर्क दे करके वो आंसर देख लीजिए क्या है। वर्तमान समाज को सभ्य कहा जा सकता है क्योंकि हमारे समाज में जो भी उन्नति हो रही है वह सब हमारे पूर्वजों द्वारा किए गए आविष्कारों, अनुसंधान के कारण ही है। जितने भी आविष्कार होते हैं वो हमारे पूर्वजों ने आविष्कार किए थे और आज जो हम काम कर रहे हैं, नए नए आविष्कार प्रतिदिन हो रहे हैं, वो भी उसे भी तो उन्नति कहा जाता है। प्राचीन काल में आग की खोज हुई, सुई धागे का आविष्कार हुआ, गुरुत्वाकर्षण के नियमों से हमें अवगत कराया गया, इत्यादि इन सब आविष्कार और खोज के कारण ही नई नई चीज़ें बना पाए और लगातार उन्नति की ओर अग्रसर हैं। ठीक है, लगातार उन्नति आज तक होती चली आ रही है, अग्रसर हैं, यानी आगे बढ़ रहे हैं। अतः हम अपने पूर्वजों से सभ्य हैं पर उनसे ज़्यादा संस्कृत नहीं हैं, यानी उनसे ज़्यादा हम सभ्य नहीं हैं क्योंकि उन्होंने उस समय में प्राप्त किया। आगे है, अब यहाँ काव्यांश दिया गया है।
यहाँ पर सूर तुलसी, ठीक है, 2 चैप्टर ऐसे चैप्टर होते हैं बच्चों काव्य में जिससे प्रश्न पूछा जा सकता है। अब यहाँ देखिए सूरदास के चैप्टर से प्रश्न पूछ लिया गया, या तो सूर होंगे, तुलसी होंगे, सुमित्रा नंदन पंत होंगे, निराला होंगे। ये ऐसे चैप्टर हैं, ऐसे लेखक और कवि हैं जो महान हैं, ठीक है। लेकिन अगर सूर और तुलसी की बात करते हैं तो सूर और तुलसी भक्ति काल के कवि हैं, और भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। तो उस स्वर्ण युग से तो प्रश्न बनता ही बनता है। काव्य की पंक्तियों से आंसर कुछ सेट में आता है तो वो बनता ही बनता है। अब यहाँ पर हो सकता है दोनों से ले लिया गया हो सकता है एक चैप्टर सूर और तुलसी, एक पैराग्राफ सूर्य और तुलसी से लिया गया हो और दूसरा पैराग्राफ किससे ले लिया गया हो, अंत के किसी कवियों से। यानी कि अगर 8 चैप्टर हैं तो 8 में 4 में से 2 चैप्टर और 4 में से 2 चैप्टर मान लीजिए, तो 4 में से 1 चैप्टर के किसी को ले लिया गया और 4 में से 1 चैप्टर। इसलिए कहा जाता है कि शुरू के 4 चैप्टर जरूर पढ़ना चाहिए, और या तो पढ़िए तो अंत के 4 चैप्टर अच्छे से पढ़िए। तो यहाँ पर शुरू के 4 चैप्टर में से ही पहला चैप्टर आ गया है, ठीक है, ले लिया गया। और वो भी कौन से, हमारे हरी हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंदन वह दीर्घ कर पकड़ी, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं आगे क्या पूछा गया। 3 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें से 2 प्रश्न कितने कितने नंबर के होंगे, 2-2 नंबर के। 1 प्रश्न कितने नंबर का, 1 नंबर का। प्रश्न पूछा जा रहा है हारिल की लकड़ी किसे कहा गया और क्यों। हारिल की लकड़ी भगवान श्री कृष्ण को कहा गया है। जिस प्रकार हारिल पक्षी सदैव अपने पैरों में लकड़ी दबाए रहता है, उसी प्रकार गोपियों ने भी श्री कृष्ण को अपने मन में बसाए रखा है, ठीक है। प्रश्न अपने आप से बनाना पड़ता है बच्चों। ये 2 नंबर का है। आगे क्या है, तीनों लय सौंपों में किसकी ओर संकेत किया गया है। तीनों लय सौंपों गोपियां किसको कह रही हैं, उनकी ओर संकेत किया गया है जिनके मन में चंचलता है, चक्री के समान जिसका मन इधर उधर भ्रमण करता है, जिसका मन अस्थिर है, एक जगह विद्यमान नहीं रहता है। अगला प्रश्न है, गोपियों को योग कैसा लग रहा है। तो आप सभी जानते थे कड़वी ककड़ी के समान लग रहा था, ठीक है। तो क्या है, गोपियों को योग कड़वी ककड़ी के समान कड़वा लग रहा था, ठीक है, जिसके बारे में उन्होंने ना तो पहले सुना है और ना ही देखा है। आगे है, अब यहाँ पर भी पद्यांश के आधार पर 4 प्रश्न पूछे जाएंगे जैसे गद्य में पूछे गए थे। इसमें भी सिर्फ सूरदास के चैप्टर को छोड़ करके कहीं से कोई भी पाठ्य पुस्तक पर आधारित ही प्रश्न उत्तर पूछा जाएगा, ठीक है। तो पहला प्रश्न क्या है बच्चों, हम लोग देखते हैं क्या है। जयशंकर प्रसाद के जीवन से अनुभव उन्हें आत्मकथा लिखने से रोकते हैं, ठीक है। जयशंकर प्रसाद का जीवन क्या है, जयशंकर प्रसाद ऐसा मानते हैं, अब इनके जीवन परिचय से भी है, ऐसा मानते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में कुछ महान कार्य नहीं किया है जिसके बारे में पढ़कर लोग उनसे प्रेरणा लेंगे। वह अपने जीवन में हुए छल कपट पूर्ण व्यवहार के बारे में बताना नहीं चाहते हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि उनके खाली जीवन में पढ़ करके लोग शायद उनकी हंसी उड़ाए, अतः वे आत्मकथा नहीं लिखना चाहते हैं। ये जयशंकर के बारे में है, ठीक है। वैसे अगर देखा जाए बच्चों, एक जयशंकर का चैप्टर है जिसे कभी पूछा नहीं जाता था, परंतु कभी कभी गलती से उस प्रश्न को भी पूछ लिया जाता है। हमारे बुक में तो ऐसा प्रिंट होता है कि इतने चैप्टर पढ़ने के योग्य हैं, इतने चैप्टर पढ़ने प्रश्न पूछे जाएंगे। ये सिर्फ पढ़ने के लिए हैं, पढ़ने के लिए तो केवल कह दिया जाता, परंतु संयोग दुर्भाग्य देखिए कभी कभी आंसर पूछ लिया जाता है। अगर हम उस आंसर को छोड़ देते हैं तो हमारे परसेंटेज डाउन हो जाएंगे, और हम आंसर को याद करते हैं, अगर सोचते हैं कि अरे ये तो नहीं है हमारे बुक में, हमें नंबर फ्री मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। हम नंबर तभी पाएंगे जब लिखेंगे। जो चैप्टर पढ़ाया भी नहीं गया है, जिस चैप्टर का कोई मायने भी नहीं है, पूछा भी नहीं जाएगा, उससे भी नंबर प्रश्न पूछ लिया जाता, जैसा कि इसमें है। जयशंकर प्रसाद का चैप्टर नहीं पढ़ाया जाता है और ना ही उसमें आता है, फिर भी पूछा गया है प्रश्न, और वो भी अभी पिछले साल की बात है।
तो ध्यान से देखिए। दूसरा प्रश्न क्या है, बादलों की गर्जना का आह्वान कवि क्यों करना चाहता है? उत्साह कविता के आधार पर लिखिए। तो निराला की कविता है और निराला बहुत ही फेमस है, इसलिए इनसे प्रश्न बनता ही बनता है। तो आंसर क्या है? गर्मी और ऊष्मा से क्या है? गर्मी और ऊष्मा से परेशान लोग बादलों का इंतजार कर रहे हैं। आप जानते हैं जब गर्मी होती है, बहुत उमस होती है, तो लोग सोचते हैं कि पानी बरसे, वर्षा हो, तो वही इंतजार कर रहे हैं। बादलों की गर्जना से लोगों के मन में बारिश के लिए उत्साह भर जाएगा और गर्जना में सृष्टि के नए निर्माण की शक्ति होती है और गर्जना के पश्चात वे बारिश करके सबको शीतलता प्रदान करते हैं। आगे है, कन्यादान कविता में व्यक्त किन्हीं दो सामाजिक कुरीतियों पर उल्लेख लिखिए। तो दो सामाजिक बुराइयां हैं, उसमें बताइए। कन्यादान चैप्टर पढ़ा ही होगा। तो कन्यादान में क्या है? एक माँ अपनी बेटी को क्या समझाती है? तो कन्यादान में कौन कौन सी बुराई नजर आ रही है? कन्यादान कविता में स्त्री को ससुराल पक्ष द्वारा दहेज के लालच में आग से जला देने के बाद की बात की गई है और पुरुष प्रधान समाज द्वारा स्त्री को वस्त्र आभूषण के बंधन में बांध करके उसकी सरलता और कोमलता का फायदा उठाकर उस पर अत्याचार किया जाता है। आप ये समझ लीजिए कि कोई भी कन्या है, कन्या को बंधन में बांधने का सबसे बड़ा हथियार पुरुषों का क्या होता है? ढेर सारे गहने और महंगे महंगे वस्त्र। किसी भी स्त्री को दे दो तो वो सोचने लगती है बस ससुराल वालों का प्यार है, झलक रहा है, परंतु उस प्यार के पीछे कितने बंधन उस पर होते हैं शायद वो उसका अंदाजा भी नहीं लगा पाती है। यही बात इसमें बताई गई है। अगला प्रश्न है बच्चों, क्या है प्रश्न? संगीतकार की हिचकती आवाज उसकी विफलता क्यों नहीं है? तो हिचकती आवाज संगीतकार चैप्टर है, जो आपका सहयोगी, आप कोई भी कार्य करते हैं तो कोई ना कोई आपका सहयोगी है, परंतु उस कार्य का फल वही प्राप्त करता है जो उसका अगुआ होता है, जो उसका मुख्य होता है। यही बताया जा रहा है इसमें। तो आइए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। क्या है आंसर संगीतकार से? ये है, संगीतकार जानबूझकर अपनी आवाज़ को मुग्ध गायक की आवाज़ से धीमा रखता है क्योंकि वह चाहता है कि श्रोतागण के बीच मुख्य गायक के संगीत उसके गायन का सिक्का जमा रहे। उसका स्वयं पृष्ठभूमि में रहना और मुख्य गायक को मुख्य कलाकार बने रहने देना उसकी मनुष्यता का परिचायक है। ये विफलता नहीं, उसकी असफलता नहीं है। आगे क्या है? मैं क्यों, ये क्षितिज से लिया गया है। मैं क्यों लिखता हूँ? पाठ के आधार पर बताइए कि विज्ञान के दुरुपयोग से किन मानवीय गुणों यानी मूल्यों की क्षति होती है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? मैं क्यों लिखता हूँ चैप्टर है, ठीक है, जो अमिताभ बच्चन और ये सब वाला चैप्टर है, तो इसमें है मैं क्यों लिखता हूँ। पाठ में विज्ञान के दुरुपयोग का वर्णन किया गया है। इस पाठ में यह बताया गया है कि किस प्रकार अणु बम, परमाणु हथियार या आविष्कार मानव जाति के समूल नाश का कारण बन सकता है। अस्पताल में लेखक द्वारा देखे गए परमाणु हथियारों के प्रकोप का कष्ट झेलते मरीजों का दृश्य हमारी आत्मा को झकझोर देता है और जले पर पत्थर फेंक करके मनुष्य के शरीर की उजली छाया हमारे ज्ञान व हमारी मानवता पर करारा प्रहार करती है। मनुष्य परोपकार भूल करके स्वार्थ को अपनाता है। यदि वह सब विज्ञान और मानवीय मूल्य का परिणाम है तो ऐसी बुद्धिमत्ता का क्या लाभ जो मनुष्य से मनुष्य को मरवा सिखाए यानी मारना सिखाए। इस विषय पर हमें गहन विचार करने की आवश्यकता है। हमें सभी व्यक्तियों को सुशिक्षा देनी चाहिए, अच्छी शिक्षा देनी चाहिए और लोगों को प्रेम, सद्भावना व मानवता का पाठ पढ़ाना चाहिए। हमें बच्चों को बचपन से ही अच्छी बातें बतानी चाहिए, तभी हम इस संसार में फैल रही अहिंसा को दूर कर पाएंगे और सद्भावना का पाठ पूरे संसार को पढ़ा पाएंगे। घा वाला प्रसंग है बच्चों, खंड घा।
घा में क्या है, एक निबंध लिखना होगा, वो भी 200 शब्दों से 250 शब्दों तक। याद रखिएगा, आपके लिखने की स्पीड अच्छी होनी चाहिए। अगर अच्छी नहीं होगी तो इतने प्रश्न हल करते करते 3 घंटे बीत जाएंगे। और राइटिंग भी साथ में अच्छी होनी चाहिए। ये तभी होगा जब आप इस समय घर में बैठे बैठे प्रयास करेंगे लिखने की। तब आप ये सोचिए कि आप घर में नहीं बल्कि स्कूल में हैं और निरंतर लिख रहे हैं। आप अपनी कॉपी बनाइए, आंसर याद करिए, लिख कर प्रैक्टिस कीजिए। प्रतिदिन एक ऐसे पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि महत्वपूर्ण विषय वर्तमान समाज में क्या समस्याएं हैं, उस समस्याओं से ही संबंधित निबंध पूछा जाता है। अब यहाँ देखिए, महानगरीय जीवन। लोग गांव छोड़ करके नगरों की तरफ पलायन करते हैं, जाते हैं। और नगरों की तरफ जब जाते हैं तो कैसी समस्याएं आती हैं वहाँ पर, इसके बारे में निबंध पूरा लिखा गया है। आप इसे पढ़ सकते हैं देख करके, ठीक है, याद कर लीजिए। आगे है औपचारिक पत्र। 5 नंबर का पत्र भी आता है, 10 नंबर का ऐसे है तो 5 नंबर का पत्र भी है बच्चों। पत्र है, पत्र भी क्या है, औपचारिक पत्र है। औपचारिक यानी कोई कार्यालयी पत्र। अपने क्षेत्र के पार्क को कूड़ादान बना दिया गया है। अक्सर सफाई से संबंधित या कोई अत्याचार समस्या या इस सब से ही संबंधित पत्र आता है, तो जो 5 नंबर का होता है उसे भी आप लिखने का प्रयास करें। अगला है विज्ञापन। विज्ञापन भी 5 नंबर के आता है। यहाँ विज्ञापन, अब विज्ञापन के बारे में लिखा भी जाता, लिखने की आवश्यकता भी होती है। यहाँ पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए लगभग 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार कीजिए। बच्चे ने चित्र तो बना दिया परंतु लिखा नहीं था, तो पहले तो कॉपी चेक करने वाले ने गलत काट दिया, लेकिन फिर बाद में देखा कि उसने लिखा है तब उसे सही किया। यहाँ चित्र देखिए, बड़े अच्छे से सुंदर सा चित्र बनाया गया है। ऐसे चित्र बना के उसके बाद आप देखेंगे कि बच्चे ने पर्यावरण के बारे में क्या लिखा है। तो ये है, हमारा पर्यावरण हमारी जिम्मेदारी है। यदि हम पेड़ों को काटेंगे, कुछ यानी कचरा इधर उधर फेंकेंगे, कूड़ेदान में नहीं डालेंगे, तो हमारे देश की स्वच्छता बरकरार नहीं रहेगी। तो आइए प्रण लें कि आज से हम कभी भी अपने पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। खाली पड़ी ज़मीन पर पौधे लगाएंगे, कचरा हमेशा कूड़ेदान में ही फेंकेंगे और अपने घर आस पड़ोस के आसपास की जगह साफ रखेंगे और देश को स्वच्छ बनाने में अपना योगदान देंगे। ये था बच्चों 2019 का टॉपर बच्चे की कॉपी। अगर हम देखें तो बहुत सारी इसमें प्रॉब्लम है, ठीक है, कहीं ना कहीं नंबर काटा जा सकता है, परंतु यहाँ काटा नहीं गया है क्योंकि बच्चे ने सुंदर लिखा है और अच्छी राइटिंग के आगे सारी चीज़ें फेल हो जाती हैं, ठीक है। लिखा भी अच्छा है, राइटिंग भी अच्छी है, गलतियाँ भी ज़्यादा, स्पेलिंग मिस्टेक कहीं भी नहीं है बच्चे की, इसलिए ये जो है टॉपर में आया है। तो आप कोशिश करिए इससे भी सुंदर राइटिंग लिखिए। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद। आप लोग इसे पढ़िए, अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत 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 धन्यवाद।